Hello everyone, welcome back to my channel. Again we are back with PYQs. PYQs प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है। आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। कोर्स आप सभी का आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा, चाहे ऑफलाइन आप कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो। कोर्स अभी तक कंप्लीट होके रिवीजन होना स्टार्ट हो गया होगा आई थिंक। तो अगर आप रिवीजन हमारे साथ करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके डिफरेंट सेट हम लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। उस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चलेगा, प्लस अपना स्कोर सेल्फ एनालिसिस आप करते रह सकते हो डेली। ठीक है, अगर आप सेल्फ एनालिसिस करते हो तो क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किस लेवल की आपने प्रैक्टिस करनी है और कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हो। क्वेश्चन पेपर में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट करना और क्वेश्चन पैटर्न को समझना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने ज़्यादा लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्योंकि बड़े सारे लोग लेते हैं, सबका कोर्स कंप्लीट है, सबने प्रैक्टिस करी हुई है। बस ये है कि आपको जो एग्ज़ाम में गलतियां करते हैं, आप बहुत सारे क्या होता है, हम पूरा सिलेबस कर लेते हो, आप एक साथ सारा सिलेबस कर लेते हो, सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, रिविजन भी कर लिया, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। तो उससे एक बड़ी गलती क्या हो जाती है, आपको एग्ज़ाम में जब आप बैठे हो एग्ज़ाम हॉल पे, एक स्ट्रेस रहता है कि मैं मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। अगर आप क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि यस मैं मॉक टेस्ट में कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं पेपर में आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू होम ऑफ द फॉलोइंग। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग, सेकेंड है द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का कोई रोल है क्या इसमें? थर्ड होगा द होम मिनिस्टर, फोर्थ वन द प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपका आंसर भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स फॉर द यूनियन सिविल कोड यूसीसी फॉर द सिटीजन्स। यूसीसी कौन से आर्टिकल्स में आता है? यानी कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये उत्तराखंड में अभी रिसेंट करंट अफेयर्स में चर्चा क्या विषय था, तो ये आपको पता ही होगा कि कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 44। एक और चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, आर्टिकल 44 आपने करेक्ट आंसर देख लिया, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किस में आता है? लाइक जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको आर्टिकल पता होने चाहिए कौन से कहाँ तक किस में है, कौन से आर्टिकल में डीपीएसपी है, कौन से में फंडामेंटल राइट्स हैं और किस में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 44 की जब भी हम बात करते हैं तो आर्टिकल 44 हमारा किस में आता है? आर्टिकल 44 आता है डीपीएसपी में। हमारे डीपीएसपी आते हैं आर्टिकल 35 से 51। आर्टिकल 35 टू 51 हमारे डीपीएसपी हैं। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पे एफआर हम लिखते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 12 टू 35 हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के जस्ट बाद हमारे डीपीएसपी स्टार्ट हो जाते हैं, आर्टिकल 35 टू 51। अब एक और चीज आपने याद रखनी है, आर्टिकल 51 तक का हमारे डीपीएसपी है, बट आर्टिकल 35 1 या फिर ए से बोलेंगे,
इसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आर्टिकल 35 सॉरी आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 35 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स हो गए, 35 to 51 हमारे DPST हो गए, एंड आर्टिकल 51 के सब क्लॉज ए में ए या फिर 1 आप बोल सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। आप कमेंट में जरूर बताना कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कौन कौन सी है, कितनी है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं आर्टिकल 51 के फर्स्ट सब क्लॉज में, ठीक है। तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 है। वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो आप कमेंट करना कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया। 1986 वाला कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको याद होगा, लेकिन न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे पूछा है। तो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आपने याद रखना है 2019, जो आपका ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 का है। 1986 वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको रिप्लेस किया न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस हुआ 2019 में न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से, ठीक है। आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, Who among the following decides the disputes arising in the election of the President of India? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट, कोई अनबन हो जाती है तो उसको कौन सॉल्व करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, या द कैबिनेट ऑफ द सेंटर? तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल किसकी हेल्प से करता है? ये आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 की हेल्प से ये क्या करता है, अगर प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, उसके इलेक्शन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल की हेल्प से? आर्टिकल 71, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Who among the following is the chairperson of नीति आयोग formed in 2015? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ है, तो 2015 में। सेकेंड इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग किसकी जगह पे आया है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो नीति आयोग किसकी जगह पे आया है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन आता था, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग से 5 इयर्स के प्लान बनते थे। और आप कमेंट करके जरूर बताना 5 ईयर प्लान्स कब से कब तक और प्लानिंग कमीशन कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे 2015 में हम नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन की जगह हमारा नीति आयोग आया 2015 में। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब नीति आयोग 2015 में बना तो उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो उस टाइम पे हमारे चेयरपर्सन थे द मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोन एज बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट? किस आर्टिकल की हेल्प से बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में? तो आपने याद रखना है आर्टिकल 112 की हेल्प से आर्टिकल बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। आर्टिकल 112 आर्टिकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में सीधे सीधा आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। तो एक आप क्या कर सकते हो कि आपको बार बार कंफ्यूज होता है अगर आर्टिकल्स को लेके, सॉरी,
आर्टिकल्स को लेके अगर आपको बार बार कंफ्यूजन होता है तो आप एक काम कर सकते हो, सारे आर्टिकल्स जो बार बार पूछे जाते हैं उनको एक लिस्ट बना के अपना स्टडी कॉर्नर पे आप पेस्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको सारे आर्टिकल्स एक साथ ही मिल जाएंगे और रोज आप कभी आप पढ़ने का मन नहीं भी है, आप बैठे हो स्टडी कॉर्नर पे, तो आपको क्या होगा, बार बार आपकी नजर जाएगी और एक दो हर बार याद होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे आपको पता है राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट की हेल्प से, प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो 12 मेंबर यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 मेंबर्स। आपको एक और चीज याद रखनी, ये 12 मेंबर्स किस बेसिस पे नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये प्रेसिडेंट तो नॉमिनेट करते हैं, लेकिन किस बेसिस पे, ये इनके एक्सपीरियंस, अलग अलग फील्ड के एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, ये हो सकता है साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, काफी एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 280 किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आप सबको पता है, फाइनेंशियल कमीशन, फिनांस कमीशन जो है हमारा, वो आर्टिकल 280 से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही आपने याद रखना है इलेक्शन कमीशन 324, ऐसे आपको आर्टिकल, मतलब जैसे कोई कमीशन, जैसे ही आपके माइंड में नेम आ रहा है तो क्विक उसका आर्टिकल भी साथ में याद हो जाना चाहिए, मतलब माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लिस्ट बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी चीजें बहुत अच्छे से होंगी, क्योंकि रिवीजन मांगता है हर चीज। हो सकता है आज आपने सारी लिस्ट याद कर ली हो, उसके बाद कभी रिवीजन नहीं किया, फिर या फिर 1 महीने बाद आप देख रहे हो आपने रिवीजन नहीं किया, तो हो सकता है फिर से भूल जाते हो। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपकी प्रैक्टिस में। ठीक है, आपके सिलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इज ऑल्सो नोन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग अदर नेम। PIL का और कौन सा नेम है, ये है सोशल एक्शन लिटिगेशन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 21A makes provision that the state shall provide free and compulsory education। आपको पता है आर्टिकल 21A के 21 के सब क्लॉज ए में आपका राइट टू एजुकेशन अमेंड किया गया। अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था, वो 86 अमेंडमेंट की हेल्प से आर्टिकल 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 86 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से, अमेंडमेंट की हेल्प से ये क्या हुआ, फॉर एज ग्रुप 6 to 14 फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी गई है। आर्टिकल 21 का दायरा बड़ा होता जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती जा रही है, तो कभी आपको सारे आर्टिकल्स पता है, कभी कंफ्यूजन होता है किसी चीज को लेकर कि किस में होगा वो चीज। अगर आपने बाकी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आर्टिकल 21 ऐसा है जिसमें सारी चीजें एड ऑन होती जा रही है, तो आपने याद रखना है इसमें 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत फॉर एज ग्रुप 6 to 14, मतलब अब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज पास्ड बाय इंडिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IPR कब पास किया गया इंडिया में, तो ये याद रखना है आपने 2016, मई 2016। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अभी हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसकी वजह से हम डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लासेस में ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपके भी हो चुकी हैं, तो आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, अपना टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। याद रखना इसमें इम्प्लीमेंटेड पूछा है कि अधिनियम लागू कब किया गया। आपको याद रखना 1992 में साइन हो गए थे, ठीक है, लेकिन ये जब इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट 1993 में हुआ, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1993, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRD एंड PR is located at which of the following places। ये हैदराबाद, आपको पता है हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर सेटिंग अप 3 पंचायत इज प्रोवाइडेड। ये आपको कौन से पार्ट में दिया गया है? पार्ट 9, आपको याद रखना है पार्ट 9 में दिया गया है किसका प्रोविजन? पंचायती राज, ठीक है, पार्ट 9 में दिया गया है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज द नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड। ये आप सभी को पता है 24 अप्रैल, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज नाउ नेम्ड एज व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था उसका नेम चेंज करके अब उसका नेम क्या हो गया है, ये आपने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दीन दयाल अंत्योदय योजना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज नाउ रीनेम्ड एज व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था उसका नेम अब क्या है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। आपको पता है गरीबी का स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड की गरीब किसको कहा जाए, ये नापने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड दिए हैं। उसमें से आपसे पूछा है कि कैलोरीज इनटेक स्टैंडर्ड किसने दिया था, कि कितनी कैलोरी कोई यूटिलाइज कर रहा है पर डे, और उसके बेसिस पे तो ये दिया था आपका किसने? प्लानिंग कमीशन, ठीक है, कैलोरी इनटेक स्टैंडर्ड दिया था प्लानिंग कमीशन या अलग कमेटी 1979, अलग कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा इज नेम्ड एज, और मुद्रा इज रिलेटेड टू, मुद्रा किससे रिलेटेड है? नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्पेशली फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, बट यहाँ पे आपको दिया हुआ है नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अच्छा, इसमें आप कमेंट करना कि मेक इन इंडिया के 3 पिलर्स भी हैं। हमने लास्ट क्लास में किए थे 4 पिलर्स हैं, तो चारों पिलर्स के नेम आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से हैं। यहाँ पे आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज, इसके नेम से ही पता चला, मेक इन इंडिया मतलब इंडिया की ही चीजें हम यूटिलाइज करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टू बूस्ट अप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड रिड्यूस इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट को रिड्यूस करने के लिए और मैन्युफैक्चर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीनेम अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 इज नाउ नोन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। जो अनटचेबिलिटी एक्ट था 1955 का, वो अब किस नेम से जाना जाता है? अनटचेबिलिटी होती है अस्पृश्यता एक्ट 1955, अब किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955।
द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस, हमने क्वेश्चंस को दो सेट में डिवाइड किया है, इजी और टफ। टफ बोल सकते हैं या मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। सेकेंड सेट जो हम लेके आएंगे वो मॉडरेट टू टफ होंगे। अभी ये इजी क्वेश्चन क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आप सबको क्या करना है, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, एकदम से मॉडरेट क्वेश्चन आप करते हो तो क्या होता है, कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो वो ना हो इसलिए हमने सेट दो तैयार किए हैं। एक में इजी हमारे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इजी, जिनको हम आप आसानी से कर लो। सेकेंड सेट है, सेकेंड सेट हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ है, जो एक्चुअल में पूछे जाते हैं, जैसे पीसीएस में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इजी वाले क्वेश्चन है वो वनडे के लिए आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे, एंड ये कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। आई होप कि ये जो इजी हमारा सेट है इसमें आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपके इसमें फुल मार्क्स आ रहे हैं या नहीं। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सभी के फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जो बहुत बार ऑलरेडी पूछे गए। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट के पेपर दे रहे हो, वनडे एग्जाम दे रहे हो, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जहाँ जीएसटी के पूछी जाती है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, Which European country is called the land of thousand lakes? Land of thousand lakes, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। फिनलैंड को हमारा क्या बोला जाता है, फिनलैंड इज एन यूरोपियन कंट्री, एंड उसको क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सेकेंड क्वेश्चन जो बार बार हमने जब क्लासेस करी थी, क्लासेस में भी हमने पूरा मैप के थ्रू भी बहुत अच्छे से देखी है चीजें, एंड नॉर्मली भी हमने क्वेश्चन पी/क्यूज जब सेट लगाए थे तब भी बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, तो ये बहुत बार रिपीट हुआ और बहुत बार बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। सॉइल हम तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन के लिए आई थिंक आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब कोर्स किया था, कोर्स में भी आपके बहुत अच्छे से किया गया है। ये क्वेश्चन पूरा मैप के साथ आपको दिखाया गया है, कराया गया है, एंड पीवाईक्यूज जब हमने प्रैक्टिस करी है तब भी आपको बहुत बार कराया है। आई थिंक इसके लिए आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को हिंदी में हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये कहाँ पे पाई जाती है, मोस्ट जो नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे हैं वहां पे, वो वाले एरिया में बहुत ज्यादा ये अमाउंट में पाई जाती है। अगर हम इंडिया का मैप देखें, इंडिया के मैप में आपको सॉइल बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है कि कौन से एरिया में कौन सी चीजें हैं और कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है मोस्टली, ये भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सॉइल जो एलुवियल सॉइल है ये कौन से मोस्टली एरिया में पाई जाती है। अभी हमने आंसर देखा कि ये मोस्टली इंडिया के कौन से पार्ट पे पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये मोस्टली यहाँ पे इस वाले एरिया पे ये नॉर्दर्न प्लेन्स आ गई हमारे। यहाँ पे क्या होता है, जो सारी हमारी रिवर्स है, रिवर्स से जो सॉइल छोड़ के जाता है, सॉइल के साथ डिपोजिट जो छोड़ के जाता है, जो रिवर्स है, रिवर अपने साथ डिपोजिट छोड़ के जाती है नॉर्दर्न प्लेट्स में। नॉर्दर्न प्लेट्स या फिर जहाँ पे भी रिवर्स होती है वो वाले एरिया में ये क्या करती है, मोस्टली डिपोजिट छोड़ती जाती हैं। तो जहाँ पे ये डिपोजिट छोड़ती जाती है, डिपोजिट 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एक न्यू सॉइल और एक ओल्ड सॉइल। इसी को बांगर और खादर 2 चीजें बोली जाती है। खादर आपकी जो न्यू सॉइल जो नई बन रही है वो सॉइल हो जाएगी खादर, जो ओल्ड सॉइल होती है आपकी बांगर हो जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एंड कौन सी न्यू है कौन सी ओल्ड है आपने याद रखना है। ये वाला जो रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो रीजन है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स है, जो भी हमारी मेजर रिवर्स हैं, जैसे इंडस रिवर हो गई, इंडस रिवर का भी डिपोजिट यहाँ पे आएगा, गंगा रिवर का भी, यमुना का भी डिपोजिट रहेगा,
और यहाँ पे जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो भी कुछ कुछ डिपोजिट छोड़ती हैं, तो वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल हमें मोस्टली देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत ज्यादा जो लार्जेस्ट पार्ट में इंडिया के रहती है वो क्या रहती है, एलुवियल सॉइल रहती है, क्योंकि ये हमारी जितनी भी रिवर्स हैं उसके द्वारा डिपोजिट छोड़ा जाता है और एलुवियल सॉइल हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पे अगर आप धान ऐसे ही छोड़ दो, डाल दो तो धान उग जाएंगे, इतनी मतलब इफेक्टिव है ये सॉइल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, Who became the leader of civil disobedience movement after Gandhiji's arrest on 5 May 1930? 1930 को जब 5 मई 1930 को जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, उसके बाद इस मूवमेंट का लीड रोल किसने किया, किसने इसका नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर आपको 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्बास तैयब जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपके ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से पूरा कोर्स कंप्लीट कराया गया है, इसमें बहुत अच्छे से आपको, इसमें भी मुझे लगता है ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आज जितने भी क्वेश्चन है मुझे लगता है कि अगर आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक इन सब में आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर के साथ हम चलेंगे, ऑप्शन बी आपका एक करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन बी अब्बास तैयब जी। गांधी जी के जब अरेस्ट हो गए थे तो उसके बाद यहाँ पे अब्बास तैयब जी हैं, उनने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन से ईयर में फॉर्म की गई है? ये हमने बार बार, जितनी बार भी हम पढ़ते हैं तो ये चीज आती है, जब भी कांग्रेस का नेम आता है हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि कब से कांग्रेस स्टार्ट हो गई, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने अपना बहुत सारे मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं उनमें भी मेजर रोल प्ले किया है। तो हमें याद रखना है कि कब से कब स्टार्ट हो गई थी नेशनल कांग्रेस, की स्थापना कब हुई। तो आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1884, 1885, 1886 और 1890। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी 1885। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पे है, Which one of the following is a state party? स्टेट पार्टी, ये वो वाली पार्टी नहीं है कि कहीं स्टेट में जाके हमने पार्टी कर ली, पार्टी ये आपकी पार्टी है। कोई भी इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें डिफरेंट पार्टीज होती हैं, बट आपने एक चीज याद रखना है, एक नेशनल पार्टी होती है, एक स्टेट पार्टी होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी नेशनल पार्टी, कौन सी स्टेट पार्टी है। आपको पता है कांग्रेस, बीजेपी, ये सारी चीजें क्या है, नेशनल पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब नेशनल पार्टी है, बट तेलुगु देशम पार्टी ये क्या है, रीजनल पार्टी है। रीजनल या स्टेट पार्टी एक ही चीज है, तो ये स्टेट पार्टी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है स्टेट पार्टी, किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए या फिर नेशनल पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो क्राइटेरिया भी आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इज, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सा स्टेट ऐसा है जिसको स्टेट बनाया गया लैंग्वेज के बेसिस पे। तो लैंग्वेज के बेसिस पे हमें पता है आंध्र प्रदेश वाज द स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे सेपरेट हुआ है या क्रिएट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय हूम। आपको पता है जब यूएस और यूएसएसआर बाइपोलैरिटी थी, यूएसएस और यूएसएसआर पे, उस टाइम पे इंडिया ने डिसाइड किया था, क्योंकि इंडिया रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ है, तो इंडिया ने डिसाइड किया था कि ना ही वो यूएसएसआर पे की साइड लेंगे, ना ही वो किसकी साइड पे रहेंगे, यूएस की साइड। तो उन्होंने क्या, इंडिया ने क्या डिसाइड किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इसका मेन मतलब जो मेन लीड जिसने किया था या इनिशिएट किसने किया, किसका मेजर रोल था इनिशिएट करने में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट,
मतलब आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल अलाइनमेंट है, जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, आप सेपरेट रहोगे। जैसे कि आपको पता है कि बाइपोलैरिटी में क्या था, एक यूएस और यूएसएसआर दोनों डोमिनेंस में थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू फॉरेन मिनिस्टर भी थे एंड उन्होंने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि इनिशिएट किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होल्ड्स ट्रू फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत किस सैद्धांतिक पद से संबंधित है, यानी कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें प्रधानमंत्री के नहीं, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना पड़ता है। तो आपको पता है ये किसका है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट। स्टेट के गवर्नर्स जितने भी हैं वो अगर उन्हें प्रेसिडेंट चाहे तो आधे बीच में उनको हटा सकता है, ठीक है। ये यानी कि इनका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट चाहे मतलब कह सकते हैं हम प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु प्रेसाइड्स द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है जब कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट होना है या फिर लोकसभा और राज्यसभा में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी चीज को लेकर और फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है, उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलाता है। ज्वाइंट सेशन की यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जो ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन की जो प्रेसिडेंट होता है 108 आर्टिकल की हेल्प से ज्वाइंट सेशन बुलाता है। उस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, उस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो उस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर क्या करता है, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ इज, आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट हमारे अर्थ पे है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन मैंने रख दिया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अमंग द फॉलोइंग, जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है वो स्टेट आपने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन के साथ आज हम चल रहे हैं। आज तो ऐसा लग रहा होगा ओ हम तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, है ना, क्योंकि ये इजी सेट है। तो आपको ऐसे होना चाहिए, अभी तक आप कमेंट जरूर करना कि आपका फाइनल स्कोर कितना बना, टोटल क्वेश्चंस में से फाइनल स्कोर जिनका आपने करेक्ट आंसर दिया उनका स्कोर कितना बना, ठीक है। द फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम स्पीकर। तो ये हम बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवी मावलंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और इजी क्वेश्चन है, अगर आपको घूमने का बहुत शौक है तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन इंडिया एट विच स्टेट। बीबी का मकबरा कौन से स्टेट के कौन सी जगह पे लोकेटेड है। आपको पता है कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि स्टेट तो आपको पता है लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, तो आपको याद रखनी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद पे हमारा बीबी का मकबरा लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मेसोपोटामिया इज द ओल्ड नेम ऑफ। मेसोपोटामिया किसका ओल्ड नेम है, ये हम सबको पता है कि इराक का ओल्ड नेम क्या है, मेसोपोटामिया। तो इराक हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ हम चल रहे हैं। इफ द स्टेट रिफ्यूजेस टू इन्फोर्स any of the directive principle of the state policy
द सिटीजन कैन मूव, यदि किसी राज्य की नीति निदेशक तत्वों को इन्फोर्स, कोई स्टेट मना कर दे इनको इन्फोर्स करने के लिए, जितने भी डीपीएसपी हैं हमारे, उनको इन्फोर्स करने के लिए कोई स्टेट मना कर दे, तो जो सिटीजन ऑफ दैट स्टेट हैं वो कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, या दोनों कोर्ट्स में से किसी भी कोर्ट जा सकते हैं। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का अगर हमारा एबॉलिशन होता है, उल्लंघन होता है, किसी प्रकार से गवर्नमेंट कोई ऐसे लॉ बना देती है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है किसी एक इंसान का भी, तो वो पर्टिकुलर इंसान या कोई कम्युनिटी का हो रहा है, तो पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, या फिर दोनों में से कहीं पे जा सकता है। तो ऐसे ही पूछा है, अगर डीपीएसपी अप्लाई करने से कोई स्टेट रिफ्यूज कर दे तो कहाँ पे जा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत इजी भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डीपीएसपी कहां से कहां तक है। डीपीएसपी हमारे आर्टिकल 35 से 51 तक का हमारे डीपीएसपी है। आर्टिकल 35 टू 51 हमारे डीपीएसपी है। ये डीपीएसपी में कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं जिनको अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन्फोर्स कर सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट पे ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि इनको इन्फोर्स करना ही करना है। ठीक है, ये इट्स ऑल अप टू द स्टेट गवर्नमेंट, इफ दे वांट टू अप्लाई देन दे कैन। ठीक है, जैसे अभी आप एग्जांपल देखोगे आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 था समान नागरिक संहिता, यानी कि यूसीसी आर्टिकल 44 में है हमारे। ये सबसे पहले गोवा पे अप्लाई हुआ था, गोवा के बाद उत्तराखंड सेकंड स्टेट है जहां पे ये यूसीसी लागू हो गया है। ठीक है, तो ये किसमें है? आर्टिकल 35 से 51 के बीच में ये है, तो 44 तो ये किसमें आ जाएगा? डीपीएसपी में है। डीपीएसपी 35 से 51 तक है। तो 35 से 51 में जो भी चीजें दी गई हैं उनमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने जो भी लॉज बना रही है, जो भी नई चीज अप्लाई कर रही है स्टेट के लिए, कोई भी नई चीज, नई स्कीम लेके आ रही है, तो उसमें से डीपीएसपी से वो चीज उठा के कोई अप्लाई करना चाहे तो कर सकती है, यानी कि ये ऑप्शनल है, टोटली स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। इफ स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू अप्लाई दैट दे कैन। ठीक है, तो ये इन्फोर्स मतलब फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कोई अप्लाई कर रही है तो कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई पब्लिक नहीं जा सकती, कोई सिटीजन नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज टू, जो इंडिया का फाइनेंस कमीशन है उसका प्राइमरी वर्क क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। जो फाइनेंस कमीशन है इंडिया का, उसका फर्स्ट वर्क क्या है? तो आप सबको पता है फाइनेंस कमीशन का फर्स्ट वर्क क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी रेवेन्यू है वो स्टेट ऑफ और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1942। आपको ये भी याद रखना है, इंडियन नेशनल आर्मी हमारे एग्जिस्टेंस में कब आया? 1942 में। तो ये कौन सी जगह पे आया ये याद रखना है आपने, सिंगापुर पे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक तो आपने यहाँ पे याद रखना है द इंडियन नेशनल आर्मी एग्जिस्टेंस में कब आया? 1942 में। एंड किसने किया ये भी आपने याद रखना है। तो ये सिंगापुर में स्टार्ट हुआ है बाय मोहन सिंह। ठीक है, बाय मोहन सिंह। बाय मोहन सिंह आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, अर्लियर नेम ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का पहला नेम क्या था ये आपको याद रखना है। तो आपको पता है गेट नाम से पहले जानते थे डब्ल्यूटीओ को।
यहाँ पहले नेम के साथ साथ आपने उसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। गेट की फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी आपको ऑप्शन में गेट ना देके आपको क्या दे देंगे, फुल फॉर्म दे देंगे, इसलिए दोनों चीजें आपने याद रखनी है। डब्ल्यूटीओ का पहला नाम क्या था? अभी डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको और गेट की भी, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड गेट की फुल फॉर्म है जनरल और एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपकी स्क्रीन पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज लॉस्ट विद द रिजेक्शन ऑफ, किसके रिजेक्शन के साथ हुई थी ऐसी? कैबिनेट मिशन, जो कि हमें पहले से पता है 1946। कैबिनेट मिशन का आपने ईयर भी याद रखना है, 1946। 1946. The salary and allowance of the judges of High Court are charged to the correct answer is consolidated fund of the state. तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। PYQs play a very important role in every exam, चाहे आप सेंट्रल लेवल के दे रहे हो या फिर स्टेट लेवल के दे रहे हो। सो PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो फर्स्ट आप सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक आपने कोई एग्जाम किसी भी पेपर की तैयारी करी है तो उससे पहले PYQs सॉल्व करके आपको पता लगता है कि आपने कितना कर लिया है और कौन कौन से टॉपिक। एक चीज़ ये होती है कि आप सेल्फ एनालिसिस करते हो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है क्वेश्चंस में। सेकेंड, आपका एक और चीज़ प्लस पॉइंट क्या होता है कि जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस तो लिमिटेड है, सिलेबस एक पैटर्न डिसाइडेड है कि इस पैटर्न में हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कोई टॉपिक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जो बाकी ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शंस को भी सॉल्व करते रहना है। उससे क्या होगा, बाकी ऑप्शंस को सॉल्व करके इस बार हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन आया, नेक्स्ट टाइम पे उन्हीं ऑप्शंस में से क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑप्शंस को लेके, अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी सारे ऑप्शंस भी हल्के देख लिए, उनके बारे में आपको पता है कि ये वाला ऑप्शन यहाँ था, ये इससे रिलेटेड था, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आपके क्वेश्चन के अराउंड ही होगा और आप इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर लोगे। तो ये आपको हेल्प भी करता है, आपको कंटेंट पता लग रहा है कि क्वेश्चन पूछे कौन से पैटर्न से जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, मोस्टली कौन कौन से टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करो या मेंस की बात करो, ठीक है। तो जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया है, अभी हम मेन फोकस करेंगे PCS, उत्तराखंड PCS। उत्तराखंड क्या है, ये किसी भी स्टेट का PCS आप दे रहे हो तो क्वेश्चन GS GK का पोर्शन सेम ही रहता है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करनी है। लिस्ट 1 में आपको एक्ट्स दिए गए हैं और कौन सा एक्ट किस चीज से रिलेटेड था ये आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो फर्स्ट आपको दिया है, तो फर्स्ट आपको लिस्ट में फर्स्ट है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 का एक्ट आपका कब का है, उसमें क्या दिया गया है, ये आपको डिसाइड करना है। तो 1861 में आपको पता है, आपने पूरा कर रखे सारे एक एक्ट्स की लिस्ट बना लो। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन रहता है तो सारे एक्ट्स की लिस्ट बना लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे। आप लिस्ट बना लो, लिस्ट के सामने उनका कौन सी एक्ट में क्या चीज आई थी, क्या इंपॉर्टेंट थी, वो आप मेंशन कर सकते हो, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो 1861 के एक्ट से क्या हुआ, बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण स्टार्ट हुआ इस टाइम से 1861 में। तो आपका ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। आपके पास
नीचे सीक्वेंस दिए गए हैं तो सबको आपको चेक करना पड़ेगा। ए का 3 दिया गया है। कभी कभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपना नॉर्मल सा लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ गए और मुझे तो एक्ट पता ही नहीं है, मतलब एक आप पता है बाकी सब नहीं पता है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँ, ऐसे उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। कभी भी ये चीज़ मत करना, आप एक चीज़ देखो जो आपको आता है उसको टिक करो। जैसे कि यहाँ पे बहुत इजीली अगर आपको पहला ऑप्शन आता है कि ये डिसेंट्रलाइजेशन के लिए था, तो आपको आपका फर्स्ट का 3, आप फर्स्ट का 3 देखोगे एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। अभी आपका आंसर क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 100%। बाकी आपको बाकी एक्ट पता नहीं है कि कौन सा एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, बट आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कभी भी 100% ये मत सोचना कि हमें सारी ये चीज़ें आती हों तभी, और एक स्ट्रेस नहीं लेना है दिमाग में कि फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया, आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए, आप 2-4 पेज पलट के नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। हो सकता है कि आपको अभी जो पैटर्न आपका आया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, सेकंड नहीं आ रहा, या फिर उनमें से ऑप्शन नहीं आ रहे। कभी कभी ऐसा हमें क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि हमें नहीं आता, लेकिन अंदर जाके जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो नॉर्मली सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड का देखते हैं हम, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, 1909, इसे मार्लियामेंटो एक्ट भी बोलते हैं। तो आपने इसका ऑप्शन देखना है। ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मार्लियामेंटो किसके लिए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन बी का हमारा 2 आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड, हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1919। ये रिस्पॉन्सिबल था बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब है द्विसदनी आइन, ये है बाइकैमरलिज्म। इसका 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 1935 आप सबको पता है, एबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस। पहले से आपको पता है प्रांतों में बटे हुए थे, यानी कि अलग अलग प्रोविंसेस होते थे, तो उसमें क्या डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन जो है उसको अबॉलिश्ड यानी कि समाप्त कर दिया गया था। तो ये 1935 का एक्ट हमारा हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया, एक क्वेश्चन के साथ साथ बाकी सारी चीजें, बाकी सारे एक्ट्स के बारे में भी आपको बिल्कुल पता चला, ठीक है। तो ऐसे करके पीवाईक्यू सॉल्व करने से क्या होता है, आपके 2-3 टॉपिक एक साथ तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर के रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, ये बिल्कुल पता है आपको, चलेगा कमेटी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर आ जाता है। हालांकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आना बहुत रेयरली, एक या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो, ऑप्शन आपके 4 सिंपल से ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको पता है आप टिक लगा लोगे। ऐसे सिंपल क्वेश्चन अब आने बंद हो गया, अब आपके स्टेटमेंट और असर्शन, रीजन और ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन में आपसे 4-5 क्वेश्चन की डिटेल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए भी आपने अपना माइंडसेट तैयार करके रखना है कि आपको इजी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, आपको अपना माइंडसेट करके रखना होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप केवल, पहले से क्या होता था 100 क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर लिए, तो 100 में से मतलब 100 ही क्वेश्चन आते हैं, 70 या 70 प्लस 80, 90 ऐसे कट ऑफ चली गई, आपने कर लिया। अब क्या होता है, आपसे अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, उसमें आपको 400-500 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन जिस लेवल से बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से, क्योंकि आजकल एजुकेटेड हर कोई है, हर कोई प्रिपरेशन कर रहा है और बहुत अच्छी कर रहा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसी हिसाब से एक ही क्वेश्चन में आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 में कभी कभी आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट सपोज आपको स्टेटमेंट 1 का पता है कि ये कंफर्म है कि है या नहीं,
ठीक है। सेकंड में आप कंफ्यूज हो और आपने ऑप्शन कोई भी सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सपोज आपको फर्स्ट का पता है कि कंफर्म है, आपने केवल ए सही कर लिया, लेकिन आपको पता चला बाद में कि सेकंड वाला भी करेक्ट था, तो आपका आंसर गलत चला जाएगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको डिटेल में पढ़ो, ठीक है। स्टेटमेंट 1 आपको दी हुई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इज द लॉन्गेस्ट सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे इन द कंट्री। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सबसे लॉन्गेस्ट वे है आपका। इसमें सेकंड स्टेटमेंट भी आपको पता होना जरूरी है। दिस एक्सप्रेसवे पासेस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। आपको पता है ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है और एक यूटी भी इसमें शामिल है, दिल्ली आप इंक्लूड कर देंगे दिल्ली, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें हम 5 स्टेट्स दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट स्टेट्स दिए गए हैं, लेकिन आपको याद रखना है इसमें दिल्ली भी ऐड है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंप्यूटर। Which one of the following is not a valid version of internet protocol? यानी कि IP से रिलेटेड कौन सा नहीं है। आपको पता है IPv4 है, IPv6 भी है, ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि IPv11 बिल्कुल इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से रिलेटेड है। आपको पता है यूके पीएससी का अगर आप पेपर दे रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर दे रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है, अब तो बहुत डीप चीजें आती हैं, तो बहुत अच्छे से हर चीज की प्रिपरेशन करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उत्तराखंड? उत्तराखंड के पंचायती राज सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको पता है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट। आपके ऑप्शंस भी दिए गए 1 2 4 2 3 4 2 3 और 3 4। आपको चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड डज नॉट हैव इट्स ओन पंचायती राज एक्ट। आपको पता है 2016 में भी अमेंडमेंट हुआ था, उससे पहले एक्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि एक्ट है तभी अमेंडमेंट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का अपना पंचायती राज सिस्टम का एक्ट है। तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य अपना पंचायती राज अधिनियम है, ये नहीं है दिया गया है यहाँ पे, इसका है, तो पहला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 ऑप्शन किसमें है वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जिसमें 1 है आप उसको कैंसिल कर सकते हो। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, आप टाइम सेव करने के लिए ऐसे करते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इससे आपका टाइम सेव होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका है 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ये 2008 तक करेक्ट था, अगर 2008 से पहले ये क्वेश्चन आता तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाता, क्योंकि 1/3 सीट्स रिजर्व रहती थी वुमेन के लिए। लेकिन 2008 के बाद ये रिजर्वेशन कितना हो गया, 50%, ठीक है। तो अब ये अगर आप पेपर दोगे तो ये 1/3 वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाउ रिजर्वेशन कितना है, 50%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है, मतलब हमारे 1 और 2 दोनों ही गलत हो गए। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हैव बीन सेट अप एट इंटरमीडिएट लेवल। हमको पता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो मीडिएटर का काम करती है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया जाता है। मतलब पता है, आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल के बीच का काम करता है, कौन सा, ब्लॉक लेवल, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक्ट्स एज अ सेक्रेटरी टू द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि क्षेत्र पंचायत। बिल्कुल सही बात है, खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स।
आपको पता है मेक इन इंडिया के 4 पिलर्स हैं, वो पिलर्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इसमें से कौन सा पिलर नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है न्यू प्रोसेसेस, ये 4 पिलर में इंक्लूड है। न्यू प्रोसेसेस इंक्लूड है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड है, न्यू डेस्टिनेशंस और न्यू माइंडसेट, यानी कि आपका न्यू माइंडसेट भी इंक्लूड है। न्यू डेस्टिनेशंस कहीं पे मेंशन नहीं किया है। अगर ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के 4 पिलर्स में हमारा न्यू डेस्टिनेशंस बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा नहीं है हमसे पूछा था, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा न्यू डेस्टिनेशन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। उसकी जगह आप एड ऑन कर सकते हो। अभी ये क्वेश्चन केवल हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें जानना है कि राइट आंसर क्या है। हमारे 4 पिलर हैं, न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की जगह आप लिख सकते हो न्यू सेक्टर्स, इसमें इंक्लूड है न्यू सेक्टर्स। फोर्थ वन न्यू माइंडसेट, न्यू सेक्टर्स। फोर्थ पिलर हमारा हो जाएगा न्यू सेक्टर, ठीक है। ये चारों पिलर्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, Which one of the following is known as the Manchester of South India? साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, तो ये है आपका कोयम्बटूर। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। कोयम्बटूर इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे कुछ पासेस दिए गए हैं। पासेस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको वो जानना होगा। पासेस, अगर आप हिली एरिया में रहते हैं तो आपको पता होगा पासेस क्या होते हैं। कोई भी हिल एरिया है, 2 हिल्स हैं, हिल्स को पास करने के लिए, मतलब उसको क्रॉस करने के लिए जो रास्ते बने रहते हैं, पत्थर से रास्ते बने रहते हैं जो 2 हिल्स को क्रॉस कराने के लिए। ये सपोज ये हिल 1 है, ये 2 है, इसको क्रॉस करने के लिए हमें जो एक पतला सा रास्ता होता है वही पास उसे बोलते हैं। तो ये पासेस या फिर इन्हें हिंदी में दर्रे बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, एक हिल से दूसरे हिल तक पहुंचने का रास्ता है और बहुत पतले से होते हैं। तो ये कौन सा पास कहाँ पे है, ये हिली एरिया के हैं, ठीक है। कौन सा पास कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हुए हैं। फर्स्ट आपको कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, पासेस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर देखना है कि कौन सा पास कहाँ पे है। तो फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमारा रोहतांग पास है, तो ए का 2 हो जाएगा हमारा। ए का 2 अगर हम नॉर्मली आंसर हम एग्जाम हॉल पे बैठे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए का 2 अगर आप श्योर हो तो आप देखो कि ए का 2 किस में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर श्योर अबाउट दैट ऑप्शन, ठीक है। अगर आप पहले ऑप्शन में 100% आपकी श्योरिटी है तो आप टिक करो, नेक्स्ट बढ़ते जाओ, इससे आपका टाइम सेव होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। उत्तराखंड, कुछ क्वेश्चन ऐसे इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। हालांकि आजकल ऐसे आते नहीं है कि आप एक ऑप्शन करेक्ट कर दो, बाकी सब आराम से आपको सॉल्व बनी सी खिचड़ी ही मिलेगी, आपको सारे सॉल्व करने पड़ते हैं। लेकिन आपको कुछ पेपर, अगर आप 1 डे एग्जाम दे रहे हो तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड उत्तराखंड का पास है, नीति पास आपको पता है, तो नीति ये उत्तराखंड में है, बी ऑप्शन का 3rd हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में कौन सा पास है, सिक्किम में है नाथुला। नाथुला हमारा सिक्किम में लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश में हमारा है दिहांग पास। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हम लोग चलेंगे ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। If one of the following cases, the Supreme Court of India ruled that the Parliament cannot take away any of the fundamental rights which is sacrosanct in nature. यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा एक्ट है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, जिसमें ऐसा निर्णय दिया था कि संसद जो है कि पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती, क्योंकि वे पवित्र प्रकृति हैं, उसकी प्रकृति एकदम पवित्र है, वो बेस है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे बेस हैं। ये कौन से एक्ट में कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी ये कौन सा एक्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट।
तो ये कहा था गोलकनाथ के केस 1967। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, मतलब फाइनली बताया था कि ये निर्णय लिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को हटा नहीं सकती या छीन नहीं सकती, कुछ भी छेड़छाड़ उनमें नहीं कर सकती। ठीक है, ये गोलकनाथ केस 1967। आपको ईयर भी याद रखना है, कभी कभी आपको हो सकता है ईयर वाइज लगाने को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Which country was beaten by the Germany to win the International Hockey Federation FIH Men's Hockey World Cup 2023 held in Odisha, India? भारत के ओडिशा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष हॉकी टीम 2023 में जर्मनी ने किसको हराया? तो कौन सी कंट्री को हराया था? ये है ऑप्शन बी के साथ हम चलेंगे, बेल्जियम। बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर है। 2023 में बेल्जियम को जर्मनी ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है। आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स भी साथ साथ चलते रहनी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हर किसी चीज से रिलेटेड, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन आपके मतलब करंट अफेयर्स के का भी वेटेज आपका बहुत ज्यादा है, तो उसको भी आपने टाइम देना है। हर रोज आप करंट अफेयर्स देखिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक प्रेशर लेके एक ही दिन करंट अफेयर्स आपने एक ही दिन में पूरा वो करना है। आप डेली कुछ क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स के, 4-5 क्वेश्चन डेली नोट कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें लगता है कि आ सकते हैं। या मैच देखे, न्यूज देखे 1 घंटा डेली, तो आपका करंट अफेयर्स वहीं से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्रीज या बॉर्डर विद इजराइल? जॉर्डन है, लेबनान भी है, लेकिन ईरान नहीं है। ईरान इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ईरान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगेन आपके पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में उनके आर्टिकल्स दिए गए हैं। आर्टिकल्स भी सारे आर्टिकल्स आपको याद नहीं रखने हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो उनकी लिस्ट बना लेनी है आपने और उनको याद करते रहना, रिवाइज करना है हर रोज। स्टडी कॉर्नर आपका जहाँ पर भी है वहाँ पे आपने लिस्ट पेस्ट कर लेनी है। अगेन आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 से मैच करनी है। आर्टिकल्स आपको दिए गए हैं, आपको आर्टिकल्स भी सारे याद नहीं करने हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम के लिए एज वेल एज आपके प्रीवियस के लिए भी। तो आपको क्या करना है, उनको उनकी एक अलग से लिस्ट बना लेनी है, उनको बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका आर्टिकल 112 में दिया गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए का सी हो जाएगा हमारा, ए का 3 हो जाएगा। बी है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीज। जो हमारे एमपीज हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस हैं वो कौन से आर्टिकल में हमारे दिए गए हैं? 106। ये तो बी का हमारा 1 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। मनी बिल आपको पता है, मनी बिल हमारा आर्टिकल 110 है, तो मनी बिल सी का हमारा 2 हो जाएगा। एंड डी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये ऑप्शन आपका 292 आर्टिकल 292 है, तो डी का हमारा 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके साथ अगर हम चले तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Who after conquering most part of the northern India took the title of शिलादित्य? भारत उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लेने के बाद शिलादित्य की पदवी किसने धारण करी? तो ये है इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। होल वर्ड्स एट अ टाइम विच की शुड बी यूज्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में होल वर्ड डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है? शॉर्ट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बार बार पूछी जाती है। शॉर्ट कीज आपने बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करते हैं तो हमारे होल वर्ड डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट